हाँ, तो हमने क्रिया के बारे में चर्चा की थी। आज क्रिया के मतलब दो भेद थे, दोनों भेदों के बारे में सकर्मक आकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया दोनों के बारे में हमने चर्चा की थी। लेकिन आज हमें इनमें सकर्मक क्रिया की और अकर्मक क्रिया की आपको दोनों को परिभाषा में दिखाई थी। अकर्मक क्रिया के भेद, आज सकर्मक क्रिया के हम भेद लेते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद में कर्म वाइज हम लेते हैं। पहला भेद है पूर्ण एक कर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में एक ही कर्म प्रयुक्त होता है उसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहती है। जैसे सुनीता पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में सुनीता, इस वाक्य में पुस्तक कर्म है, परंतु पढ़ना क्रिया कर्म पुस्तक के बिना अधूरी है। अतः ये पूर्ण एक कर्मक क्रिया है। यह आपके उदाहरण है। पूर्ण एक कर्मक क्रिया यानी कि एक ही कर्म पूरा होता है और एक ही कार्य के द्वारा पूर्ण हो रहा है कर्म। तो यहाँ पर पूर्ण एक कर्मक क्रिया हो गई, है ना। अब इसी के आधार पर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसका नाम है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। दूसरा भेद है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उन्हें पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में जिन क्रियाओं में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उन्हें पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे शिवानी, जैसे सुनीता ने मुन्नी को
मुन्नी को पुस्तक दी। इस वाक्य में दी क्रिया के दो क्रम हैं। मुन्नी को और पुस्तक, ये दो क्रम हैं। दो क्रम है मुन्नी को पुस्तक, तो इसलिए ये क्या कहलाई? द्विकर्मक क्रिया कहलाई। तो द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, यानी कि पुस्तक देने का काम कौन कर रही है, किसके द्वारा हो रही है, अतः ये पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है। अब हम अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। तीसरा उदाहरण, तीसरा भेद है इसका वे ये क्रियाएं हैं। तीसरा लिखो, यह वे क्रियाएं जिनमें कर्म रहते हुए भी किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है, उन्हें पूर्ण अपूर्ण अकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है, एक के बगैर अर्थ अधूरा है। जैसे मोहन हरि को मूर्ख समझता है। ये जैसे इस प्रकार, जिस प्रकार ये वाक्य है, मोहन हरि को मूर्ख समझता है, तो इसमें मोहन करता है हरि को क्या है? कर्म है। लेकिन मूर्ख शब्द के बगैर अर्थ क्या है? अधूरा रह रहा है, तो ये अपूर्ण है। तो इसमें आप लिखो, इस वाक्य में हरि को कर्म है, परंतु यह कर्म मूर्ख शब्द के बिना अधूरा अर्थ प्रकट कर रहा है। अतः ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। अतः यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। तो आप ये मतलब क्रिया के तीन भेद हो गए। कौन कौन से हैं? पूर्ण एकर्मक क्रिया, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया और पूर्ण सकर्मक क्रिया। अब इसके बाद में हमें सबसे महत्वपूर्ण यानी कि क्रिया के अन्य भेद भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो क्रिया के कर्म के आधार पर भेद है, ये दो भेद कर दिए हैं, सकर्मक और अकर्मक।
और सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक देखिए। वह वाक्य में किस प्रकार क्रिया पूर्ण है, पूर्ण है नहीं है, इसके बारे में। तो आप देखो, क्रिया की पहचान, क्रिया की पहचान अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कर्म के स्थान पर क्या लगाकर देखा जाए, क्या लगाकर देखा जाए। अगर उत्तर में कुछ या उत्तर आ रहा है, अगर उत्तर आ रहा है तो क्रिया सकर्मक होगी। अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे मोहन, उदाहरण के तौर पे देखो आप, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में मोहन क्या पढ़ता है, उत्तर आ रहा है, पुस्तक। मोहन क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, यानी कि मोहन कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गई और पढ़ना क्रिया हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोहन क्या पढ़ता है, उत्तर आ रहा है, पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया सकर्मक है। जैसे एक उदाहरण और अकर्मक के तौर पर, जैसे राम दौड़ता है। राम क्या दौड़ता है, राम दौड़ता है कि राम करता हो गया और दौड़ना क्रिया हो गई, इसमें कर्म है ही नहीं। तो कर्म है ही नहीं तो कर्म उत्तर आएगा कहां से। तो राम क्या दौड़ता है, उत्तर नहीं आ रहा है, तो उत्तर नहीं आ रहा है, तो क्रिया क्या होगी, तो क्रिया अकर्मक होगी। तो मतलब मुख्य रूप से हमने क्रिया के आपको यही तो बताया कि भाई सकर्मक और अकर्मक में हमें भेद पता करने के लिए मुख्य रूप से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कि कर्ता में अगर जैसे परिभाषा आ रही है, आप उदाहरण नहीं समझ पा रहे हैं, तो कर्म के स्थान पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कर देखें। अगर उत्तर आ रहा है तो क्रिया सकर्मक है, अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो क्रिया अकर्मक है। अब हम दूसरे
ये तो क्रिया के दो मुख्य भेद हो गए। अब हम इसके कुछ अन्य भेद हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ज्यादातर बोर्ड के एग्जाम इन क्रियाओं से पूछते हैं, लेकिन फिर भी हम अन्य क्रियाओं की बात करें तो तीसरी क्रिया है सहायक क्रिया। इसके बारे में लिखो, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया की सहायता कौन कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया है। जैसे मनीषा ने चित्र बनाया, अनीता ने खाना खाया। बनाया था और खाया है। इन वाक्यों में था और है शब्द काल का बोध कराने में मुख्य क्रिया की बोध कराने में मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। तो ये दो उदाहरण मैंने आपको लिखवाए, है ना। तो इन वाक्यों में क्या है कि था और है शब्द काल शब्द का बोध कराने में मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। अतः ये सहायक क्रिया है। ये सहायक क्रिया की हो गई। अब हम सोचते हैं एक वो होगी हमारी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जिस प्रकार हमने मुख्य क्रिया के अन्य भेद हैं या क्रिया के मुख्य भेद हैं उनके बारे में तो पढ़ ही लिया। मुख्य क्रिया की परिभाषा लिखो, जब किसी कार्य के करने या होने का बोध किसी एक पद में कराने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं। एक पद जानते हो तो मतलब एक ही शब्द में पूरा बोध हो जाए। मुख्य क्रिया जैसे क्रिया मुख्य क्या है, अब भाई अलग अलग तौर पे जैसे राम जाता है ना, तो होना और जाना दो क्रियाएं हो गई। चलता है तो एक क्रिया में बोध कराया जैसे विवेक
विवेक हंसा, मोहन दौड़ा, मधु गई, राहुल आया। इन वाक्यों में हंसा, दौड़ा, गई और आया, ये मुख्य क्रियाएं हैं। ये क्रिया के निर्धारण में मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। यह आपकी क्रिया के कर्म के आधार पर भेद होंगे। कौन से होंगे? कर्म के आधार पर। अब हम नेक्स्ट करते हैं कर्म के आधार के बाद में अगला जो रचना के आधार पर क्रिया के भेद है उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।